हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमारे जो यूट्यूब चैनल है SBCC 777 में आपका स्वागत है। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 16 चैप्टर हैं पर्यावरण के मुद्दे एनवायरमेंटल इश्यूज का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहले हम इसके पहले जो है सिलेबस के आधार से आपको हम बताए थे कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में तो हमने बता दिया, उसके इफेक्ट भी बताए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण हम कंजर्वेशन नहीं बता पाए थे, वो आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम कंजर्वेशन करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को। कंजर्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, अर्थात डिस्पोज कैसे करेंगे ये जानना। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम रेडियो एक्टिव वास्टेज मटेरियल को एकत्रित करते हैं। पहला पॉइंट, रेडियो एक्टिव वास्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। आबादियों से दूर, दूसरा पॉइंट, आबादियों से दूर, कहीं सुदूर स्थान पर जहां व्यक्ति, जहां जीव जंतु का आना जाना नहीं होता हो, नहीं होता हो, उस क्षेत्र में 500 मीटर की गहराई करके उस गड्ढे पर रेडियो एक्टिव कलेक्शन किए गए रेडियो एक्टिव वास्ट मटेरियल को कलेक्शन किए गए रेडियो एक्टिव वास्ट मटेरियल को डालकर मिट्टी से ढक देते हैं। किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हम जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कंजर्वेट कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। सॉरी, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल चलेगा। ठीक, आगे आपका आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। विश्व तापन और विश्व तापन
और हरित गृह प्रभाव क्या है। तो विश्व तापन है क्या, ये जानना है। तो देखिए, पृथ्वी पे जो ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है वो है सन। ठीक है, तो सूर्य से क्या आते हैं, एनर्जी आते हैं, और पृथ्वी में सूर्य के किरण जो आते हैं, तो सूर्य के किरण को पृथ्वी में सूर्य की किरण से टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेटिंग होते हैं कौन, पृथ्वी की सतह, आवरण, ऊपरी आवरण। उसके बाद वो क्या करते हैं, जब पृथ्वी रात में ठंडे होते हैं, उस समय यह पृथ्वी से जो ताप थे, उष्मा थे, वह ऊपर की ओर विस्तारित होते हैं। लेकिन ऐसा अगर चलता रहे ना तो कुछ भी नहीं होगा, परंतु क्या है ना कि हमारे पृथ्वी में सूर्य एकमात्र सोर्स है। ये है, मान लिया जाए ये पृथ्वी है, और यहां से सूर्य की किरण आई और इसके जो धरातल भाग है इसको टेम्परेटिंग कर दिया, टेम्परेचर से, ताप से टेम्परेटिंग हो गया। यही तापमान रात के समय ये फिर से पुनः ऊपर की ओर चले जाते हैं, सूर्य की ओर चले जाते हैं। यानी पृथ्वी जब ठंडी होती है तो ताप जो है ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा अगर चलता रहे तो कुछ नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ही नहीं होगी। लेकिन क्या होते हैं ना कि हमारी पृथ्वी में वायुमंडल पर, पृथ्वी के जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बहुत सारे गैस शामिल हैं, जिसमें से कुछ उष्मारोधी गैस भी है। और उष्मारोधी गैस जब ये टेम्परेचर ऊपर की ओर विस्तारित होते हैं तो वायुमंडल में स्थित उष्मारोधी गैस क्या करते हैं, उष्मारोधी गैस जो है उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। उष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और उष्मा को जब अवशोषित कर लेता है तो क्या होता है, अवशोषण तो कर लिया, लेकिन उष्मा और भी तो है, जितनी मात्रा में गैस है उससे अधिक तो उष्मा है, लेकिन उस उष्मा को, उस टेम्परेचर को वह क्या किए, ऑब्जर्व किए, लेकिन बचा हुआ टेम्परेचर जो उष्मा है वह उष्मा पुनः उष्मारोधी गैस के नीचे दब गए और वह फिर से धरातल पर आ गए। फिर पुनः चक्रण हुआ, दूसरा दिन फिर वैसी क्रिया हुई, तीसरा दिन ऐसी क्रिया हुई। इसी तरह से जो है विश्व तापन की क्षमता बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। तो उष्मारोधी गैसों में से आ जाते हैं CH4, मीथेन गैस, CO2, ठीक है, N2O, CFC। ये सब गैस उष्मारोधी गैसों में आते हैं। ठीक है, जब वायुमंडल में उष्मारोधी गैस की अधिकता होती है तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी ठंडा होंगे और उष्मा ऊपर की ओर उठेंगे तो वह क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और अवशोषण करके जो भी शेष बचा हुआ उष्मा रहेंगे वह पृथ्वी पर पुनः धकेल दिया जाएगा। इसी तरह से तापन की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी उष्मा को मतलब और भी, जैसे दूसरे दिन हुए, तीसरे दिन हुए, इस तरह से अनेक उष्मा इस जगह पे क्या हो जाएंगे, पृथ्वी के धरातल पर इकट्ठा हो जाएंगे और टेम्परेचर का अंबार लग जाएगा। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग फैलेगी। ठीक, कुछ साल
वर्ष पहले की बात है, विगत कुछ वर्ष पहले पृथ्वी के वायुमंडल को उष्मारोधी गैस की मात्रा में वृद्धि होने के कारण, ये उष्मारोधी गैस की मात्रा में जो वृद्धि हुई थी, तो वृद्धि होने के कारण पृथ्वी का जो वैश्विक तापन क्षमता है ना, औसत क्षमता, मतलब औसतन तापमान की क्षमता में वृद्धि आ गई, जिसके कारण विश्व तापन हो गए, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो। इसी तरह अगर चलता रहे ना, ऐसी ही क्रिया अगर चलता रहे तो आर्कटिक क्षेत्र, जैसे आर्कटिक अंटार्कटिक के क्षेत्र में, आर्कटिक और अंटार्कटिक के क्षेत्र में जो ग्लेशियर है ना, वह टेम्परेचर के कारण पिघल जाएंगे और ग्लेशियर आर्कटिक यानी समुद्र के किनारे बसे शहर जो है वह जलमग्न हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें आप लिखिएगा पृथ्वी का एकमात्र सोर्स, पृथ्वी में ऊर्जा का एकमात्र सोर्स सन है। ठीक है, एकमात्र स्रोत सन है। सन के उष्मा से यानी सूर्य के उष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडा होने लगती है, तब उष्मा पृथ्वी से बाहर विस्तारित होते हैं। जब पृथ्वी ठंडा होते हैं तब उष्मा पृथ्वी से बाहर विस्तारित होने लगता है। लेकिन CO2, N2O, CH4 और CFC आदि गैसों के कारण यह उष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है एवं शेष बचा हुआ उष्मा को पृथ्वी के धरातल पर भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त उष्मा इकट्ठा हो जाते हैं। विगत कुछ वर्षों में इन उष्मारोधी गैस की मात्रा वायुमंडल पर अधिक हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल पर औसतन तापमान में वृद्धि आई है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या क्या घटना होता है ये भी देखिए। कुछ जो है इसके बाद लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण, जैसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करती है। प्रकाश संश्लेषण जैसे फोटोसिंथेसिस है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करती है तथा वनों के विनाश होने से CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक बढ़ रही है। समझ गए ना, वन की कटाई के कारण डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा में ग्रोथ हो रही है और बढ़ी। इसी के वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव जो है बढ़ता रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या है ये जानना है। ग्रीन हाउस रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है ये भी जानना है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में रीजन क्या है? तो सबसे पहले ऊष्मारोधी गैस जो है उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव कौन करता है? तो ऊष्मारोधी गैस करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण ऊष्मारोधी गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण ऊष्मारोधी गैस है। ऊष्मारोधी गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? ऊष्मारोधी गैस है। जिसमें से ऊष्मारोधी गैस में से कौन कौन आते हैं? हमने अभी अभी लिखा है CH4 आ जाते हैं, CO2 आ जाते हैं, N2O आ जाते हैं और CFC आ जाते हैं, इत्यादि और भी बहुत सारे हैं। तो इसका जो है ना एक रेशियो है, कंट्रीब्यूशन, ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है? तो इसमें से देखिए, ये मान लेते हैं वायुमंडल है। इस वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा होती है ना, CO2 की मात्रा वह बहुत अधिक है। CO2 की जो मात्रा है वह 60% है। कितने परसेंट? 60% है। ये पूछता है एग्जाम में, ये कंट्रीब्यूशन ऑफ CO2 इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन आंसर क्या आ जाएगा? 60%। ठीक है। नेक्स्ट आपका N2O जो है, N2O है 6%, ओनली 6%। उसके बाद CH4 है आपका, CH4 20%। उसके बाद CH4 जो है वो है 20% और CFC जो है वह है 40%। ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन है, ऊष्मारोधी गैसों का क्या है? कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन किसका है? ऊष्मारोधी गैसों का। अब CO2, N2O और CH4, CFC को जो है क्या कहा जाएगा? इसको जो है ना नोट में आप लिख सकते हैं इसको CH4, CO2, CFC, N2O को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो CH4, CO2, CFC, N2O को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। रहेगा क्या? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होती है? तो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो CH4, CO2, CFC, N2O है, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस जो है
वह क्या क्या है? तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस वह गैस जो ये गैस आप पूछ लेगा कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो देखना है लिखना है उसमें कि ग्रीन हाउस गैस उसे कहा जाता है जो लो वेव वैसे गैस जिसका लो वेवलेंथ रेंज को जाने देती है परंतु हाई वेवलेंथ रेंज को नहीं जाने देती है तथा हाई वेवलेंथ रेंज को वह अवशोषित कर लेते हैं। तो ये वाले जो अगर पूछ ले एग्जाम में कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो लिखना है आपको कि वैसे गैस जो हाई लेवल वेवलेंथ वाले रेंज को अवशोषित करते हैं तथा लो लेवल वेवलेंथ वाले रेंज को जाने देते हैं। उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। याद रहेंगे, हाई लेवल वाले को अवशोषित करते हैं और ग्रीन वाले को हाई लेवल वाले रेंज को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, लेकिन लो लेवल वेवलेंथ वाले रेंज को जाने देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस का कुछ एग्जाम्पल है CH4, CO2, CFC, N2O। ठीक है, अब इसमें सबकी सांद्रता भी बता दिए कौन कितने % में है। ठीक है, तो CO2 की सांद्रता जो है वह कितने है? तो CO2 की सांद्रता जो है 1750 के ईस्वी में वह थे 280 ppm थे। ठीक है, इसको मिटाते हैं उसके बाद फिर लिखेंगे कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो हम जानेंगे किसको? CO2 को। ठीक है, तो CO2 में स्टार मार्किंग दे दीजिए और CO2 में लिखिए कि CO2 क्या है। तो CO2 की जो सांद्रता थी वह कितनी थी? 280 ppm थी 1750 के दशक में। तो लिखिए CO2 सन 1750 के दशक में 280 ppm थी। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ppm। एक अनुमान के अनुसार 21वीं सदी के प्रथम दशक में इसकी सांद्रता बढ़कर 380 ppm के पार पहुंच जाएगी। ठीक है, CO2 अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जो भूमंडलीय भाग में कुल ऊष्मा का 60% भाग प्रदान करती है। CO2 की सांद्रता के बढ़ने के कारण
डिफोरेस्टेशन। CO2 की सांद्रता जो बढ़ती है वह है पहला मुख्य कारण डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन, जीवाश्मी उद्योग का अधिक दहन, ठीक है, इत्यादि। कुछ अब हम आएंगे CO2 के बाद नेक्स्ट CH4 में। CH4 में लिखना है मीथेन गैस जो है ना ये, तो मीथेन की जो वातावरण की सांद्रता है सन 2000 ईस्वी में मापी गई थी, जिसमें CH4 की सांद्रता 700 ppb पर पार्ट्स पर बिलियन ppb पाई गई, परंतु आज 1750 ppb है। मीथेन गैस मुख्यतः वायुमंडल में जो आते हैं वह वाहन से, खादानों से, ठीक है, वायुमंडल में खेत से आते हैं, खादान से आते हैं तथा प्राकृतिक गैस के शोधन से भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका N2O का घनत्व, N2O। N2O में क्या है, N2O जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, खादों के प्रयोग एवं कृषि भूमि के डिनाइट्रिफिकेशन करने के कारण, डिनाइट्रीकरण करने से आती है। N2O का प्रयोग जो है, N2O की सांद्रता जो है वह कैसे आई, तो नाइट्रोजनी खादों के प्रयोग से, कृषि के भूमि के डिनाइट्रीकरण से आती है। इसके अतिरिक्त पशु की मृत बॉडी, पक्षियों के मृत बॉडी से भी आते हैं, अर्थात अवशिष्टों से भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद CFC बच जाते हैं आपका, तो CFC लिखिए। CFC गैस कहां से आते हैं, तो वायुमंडल में CFC की सांद्रता लगभग 280 ppT है, ठीक है। तो ppT है, यह कार्बन तथा हैलोजन से बनते हैं। किससे किससे बनते हैं, कार्बन से और हैलोजन से बनते हैं। यह नॉन पॉइजनर एवं सल्फर गैस है। इसका प्रयोग जो है, CFC का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में होता है, AC में होता है, और कुछ जो परफ्यूम बनाते हैं, इसमें सेंट परफ्यूम जो बनाते हैं, वो कंपनी इसका प्रयोग करते हैं। ये है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम लोग जो है वो करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। हरितगृह प्रभाव तो क्लियर हो गई, अब ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ना है। तो आज समय की अभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग को यहीं से स्टॉप करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उसमें बता देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।